नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष। आज हम ऐसी एक हस्ती से मिल रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो साहित्य जगत में लेखन कर रहे हैं और कई उनके उपन्यास आ गए हैं और कई अनुवादित पुस्तकें आ गई हैं। अनिल वर्मा जी बचपन से ही लिख रहे हैं क्योंकि उनके पिता बचपन से ही पिता के सानिध्य में रहे हैं और पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और आंदोलन में उनकी भी पुस्तकें निकली हैं। तो इस तरह से उनको विरासत में लेखन मिला है और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। विभिन्न खेलों, इतिहास और क्रांतिकारियों पर कई पुस्तकें आपने लिखी हैं और आपकी 1500 से अधिक देश के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लेख भी छपे। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। आपकी ये सब पुस्तकें हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये यहाँ से शुरू करते हैं, शहादत के वो दिन जी। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज़ादी के बारे में आप बचपन से जान रहे हैं, लिख रहे हैं जी। तो ये प्रेरणा आपको पिताजी से मिली? नहीं, ये प्रेरणा मुझे मेरे बाबा से मिली। मेरे बाबा श्री मोतीलाल वर्मा प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। बाबा यानी पिताजी? मेरे ग्रैंडफादर। तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम किया, महात्मा गांधी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काम किया। तो 2 बार वो जेल गए, 1931 के जंगल सत्याग्रह में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मुझे उनसे क्रांतिकारियों पर लिखने की बड़ी प्रेरणा मिली। जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद पे चूँकि बाबा ने उनके साथ काम किया तो मेरे वो हमेशा से मेरे लिए बड़े आराध्य रहे, श्रद्धेय रहे। इसलिए मैंने उन पर काफ़ी रिसर्च किया चंद्रशेखर आज़ाद पे, और 2-3 किताबें भी मैंने उन पर लिखी हैं। ये आपकी दूसरी किताबें हैं? जी। राजगुरु। हाँ, ये राजगुरु, ये किताब मैंने 2008 में लिखी थी। जी। ये राजगुरु, क्रांतिकारी राजगुरु जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो 3 लोग फांसी पे चढ़ के शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। तो राजगुरु पर जब मैंने किताब लिखी तो उनकी जन्म शताब्दी थी 2008 में, और उन पर उस समय देश में एक भी किताब नहीं थी। तो मैंने ये किताब लिखी थी जिसको भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया था और दिल्ली में इसका विमोचन हुआ था। और इसके बाद काफ़ी रिसर्च करना पड़ी मुझे इस किताब को लिखने के लिए। मैं देश भर में जहाँ जहाँ राजगुरु रहे, पढ़े, बचपन उनका गुजरा, मैं हर जगह गया और नेशनल आर्काइव से लेकर नेहरू मेमोरियल तक तमाम मैंने जो शोध संस्थान थे सब में से सामग्री निकाली, तब फिर मैंने इस किताब को लिखा। मैंने क्या बात है। वो आज़ाद की माता जगरानी देवी, ये किताब मैंने 2010 में लिखी थी। जब मैंने महसूस किया, जब मैंने आज़ाद पे काफ़ी कुछ पढ़ा और लिखा, तो मैंने महसूस किया कि हम लोग अपने शहीदों पे तो फिर भी कुछ लिखते हैं, जानकारी आती है, लेकिन ऐसे शहीद, ऐसे महान देशभक्तों को जो माताएं जन्म देती हैं, उन माताओं को उपेक्षित कर दिया जाता है। तो मैंने चंद्रशेखर आज़ाद की माता पे ये किताब बड़ी वेदना के साथ लिखी थी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जब शहीद हुए तो उनके साथ उनके पहले जो 3-4 भाई थे वो पहले मर चुके थे, और उनकी शहादत के 2 साल बाद उनके पिता की भी डेथ हो गई। माता जी ने बड़े संघर्ष के साथ वो भावरा में वो रहती थी और एक झोपड़ी में रहती थी, और गोबर उठा के लाती थी, उससे जो बेच के जो सबसे सस्ता अनाज आता था, कोदो कुटकी, उसको वो खरीदती थी। और बहुत भीषणता में उन्होंने गरीबी में अपने दिन गुजारे, और ऐसे महान देशभक्त की माता थी। तो मैंने माता जी पे एक किताब 2010 में लिखी थी। जी, हर कोई नहीं करता। हाँ, शहीद की किसी माता पे ये इकलौती बुक है, अभी तक किसी माता पे नहीं लिखी है किसी ने। ये बटुकेश्वर दत्त, इनकी बात। जी, बटुकेश्वर दत्त की ये किताब जो मैंने लिखी थी, ये 2011 में आई थी। और इस किताब को, ये भी बटुकेश्वर दत्त की जन्म शताब्दी का अवसर था। जी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, और जो सुषुप्त जनता थी उसको जगाने का काम किया था। तो बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने काला पानी में अपने ज़िंदगी के स्वर्णिम दिन गुजारे, और जब देश आज़ाद हुआ तो बड़ा उपेक्षित जीवन रहा, और 1965 में वो चले गए हमारे बीच में से। और जिस नैराश्य और उपेक्षा के साथ उनका स्वाधीन भारत में जीवन रहा, वो मुझे बड़ा हमेशा से पिंच करता था, और इसलिए मैंने और उन पर कोई किताब नहीं थी, इसलिए मैंने 2011 में उनकी जन्म शताब्दी का अवसर पर ये किताब लिखी थी, जिसे भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया था। वो 4 जांबाज क्रांतिकारी। जी।
ये चार जाबाज क्रांतिकारी वो थे जिन्होंने सन 1911 में लॉर्ड हर्डिंग्स पे, जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, उन पे चांदनी चौक नई दिल्ली में बम फेंका था। क्योंकि वो दौर था जब भारतीय क्रांति 1857 के बाद वो जो ज्वाला जो धधकी थी क्रांति की, वो काफ़ी धीमी हो रही थी, तो उसको वापस जागृत किया था इस घटना ने। और जो चार क्रांतिकारी थे, विश्वास और मोकंदी लाल, इन चारों लोगों को फांसी हुई थी 1915 में जाके। तो 1915 में जब उनकी शताब्दी वर्ष आ रहा था, तो मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए बुक लिखी थी। और क्योंकि इन शहीदों पे कहीं भी सामग्री नहीं मिलती, तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है लेखक के रूप में कि मैं केवल लोकप्रिय विषयों पर ना लिखूं, बल्कि ऐसे मेरे विषयों पर लिखने का मेरा प्रयास रहता है जिन पे पहले कभी ना लिखा गया हो, और शोध किया जा सके और देश के सामने नई जानकारी ला सके, इसलिए मैंने लिखी थी। ये 7-8 तट और आज़ाद, ये 7-8 तट जो है, ये ओरछा में है, मध्य प्रदेश में। जो ओरछा, टीकमगढ़ में जो ओरछा स्थान है, जिसे रामलला के लिए फेमस है, तो ओरछा में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अज्ञातवास के काफ़ी समय गुजारा है। और जब मैं बरसों पहले जब टीकमगढ़ में पोस्टेड था, तो मैं बार बार उस ओरछा में उनके स्मारक पे जाता था, उनकी झोपड़ी पे जाता था जहाँ आज़ाद हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि उनकी स्मृतियों को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, उस स्थान से जुड़ी हुई यादों को बनाए रखने के लिए फिर मैंने ये किताब लिखी थी। आप अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, क्रिकेट खेलना सीखें। जी, ये मेरी पहली पुस्तक थी। मैं पहले इसकी पुस्तक को लिखने के पहले मैं केवल फ्रीलांसर राइटर के रूप में काम करता था। मैं फीचर सर्विस के थ्रू लिखता था एज ए राइटर। तो मेरा करियर 1982 में चालू हुआ था, और 2001 पे मैंने ये किताब लिखी थी, मनोज पब्लिकेशन के लिए लिखी थी। और ये किताब बड़ी पॉपुलर रही, क्योंकि इस किताब की आज भी कीमत 50 रुपये है, और जो रेलवे स्टेशन पे एच व्हीलर के थ्रू आज भी ये पूरे देश में बिकती है, और इसके करीब 8-10 संस्करण अभी तक आ चुके हैं, और अभी भी इसकी नए बच्चे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। आज़ादी और क्रिकेट, उसके बाद ये बॉलीवुड। जी, तो बॉलीवुड के लायन अजीत। हाँ, अजीत साहब पे मेरी ये किताब अभी फरवरी में पब्लिश हुई है। इसको इसका पब्लिकेशन, इसका विमोचन बॉम्बे में सलीम साहब ने किया था। अरे वाह, क्या और शहजाद खान साहब थे इनके, अजीत साहब के शहजादे, उन्होंने किया था। और अजीत पर मैंने किताब लिखी तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप किसी विलेन पे क्यों लिख रहे हो, लोग बाग हीरो पे लिखते हैं, और किसी विलेन पे कोई किताब नहीं लिखी जाती, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फैमिली मेम्बर्स लिखते हैं। तो मैंने इसलिए लिखा कि अजीत साहब मेरे फेवरेट विलेन रहे, और उनका जो एक अंदाज़ था अपना फिल्म इंडस्ट्री में, उनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़ था, और उनके एक ग्रेस था उनके विलेन होने के बावजूद भी, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था बचपन में। मुझे याद है कि जब मैंने 1973 में जब उनकी जंजीर रिलीज़ हुई, तो मैंने जंजीर देखी, तो मैं उसमें, आपने फिल्म देखा होगा कि एक जंजीर लटकती हाथ में, अजीत साहब के हाथ में, उसमें एक घोड़ा लटकता है। तो वो उसमें मैंने किस किताब की शुरुआत में भी लिखा है उनका एक डायलॉग, बच्चन साहब कहते हैं कि तब से वो जंजीर मेरे जहन को एक सांप की तरह डस रही है। तो वो जंजीर मेरे जहन में भी एक सांप की तरह डसती रही, और मैंने जब बरसों बाद मैंने महसूस किया कि अजीत साहब पे उनकी शख्सियत को देखते हुए कोई किताब लिखी जाना चाहिए, तो जन्म शताब्दी के अवसर पर मैं लिखी ये किताब। क्या बात सर, इसीलिए कहा जाता है कि फिल्मों में जो अभिनेता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विलन। बिल्कुल, वो कितना सशक्त अभिनय कर रहा है, अगर वो ज़्यादा दमदार अभिनय नहीं करेगा तो हीरो भी वहाँ पर उसका रोल उठेगा नहीं। बिल्कुल। तो यही, और लोग विलन को ज़्यादा याद करते हैं यार कि क्या अभिनय किया। तो डॉक्टर साहब, एक तरफ क्रांतिकारी जी, दूसरी तरफ क्रिकेटर, तीसरी तरफ फिल्म कलाकार, और वही विलन जी। तो जब आप अलग अलग विषयों पर लिखते हो, तो उन विषयों पर, उन किरदारों पर आप किस हद तक डूब जाते हैं? वो मैं इतना डूब जाता हूँ कि मेरे लिए उससे बाहर निकलना आसान नहीं रहता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो फिल्म कोई अभिनेता रहता है, अभिनेता भी जब किरदार पे डूब के काम करता है, तो उससे बाहर आने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, महीनों लगते हैं। तो वो मेरा भी, मैंने किसी किताब में अपने लिखा भी है कि जब मैं राजगुरु पे लिख रहा था किताब, तो राजगुरु के बड़े जीवट क्रांतिकारी थे, हर वक्त मारने के लिए तैयार रहते थे, और देश के लिए मर मिटने का बड़ा जज्बा था उनमें। तो उनकी जीवटता मुझ पर हावी होने लगी। हर वक्त मेरे मन में जुनून रहता था उस टाइप का कि कुछ करना है, कुछ गुजरना है, और आक्रामकता आ गई थी, जीवटता, देशभक्ति के लिए जीवटता आ गई थी।
और जब मैं बटुकेश्वर दत्त पे लिख रहा था इसके विपरीत, तो बटुकेश्वर दत्त का जो मैंने बताया कि उनका जीवन बड़ा आखिरी दौर था जो बड़ा नैराश्य और उपेक्षा से भरपूर रहा, कि इतने महान क्रांतिकारी को देश की आज़ादी के लिए इतना समर्पण करने के बाद, त्याग करने के बाद क्या मिला? एक उपेक्षा भरा जीवन। उन्होंने कई काम किए, सब काम छोड़ते चले गए, और बाद में एक अपनी वाइफ के साथ जो मिडिल स्कूल में काम करती थी, बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया। तो उनका नैराश्य मेरे ऊपर इतना हावी हो गया कि किताब के आखिरी दौर में तो ये वक्त आ गया कि मैं किसी तरीके से इस किताब को ख़त्म करके इससे बाहर जाना चाहता था मैं, क्योंकि मेरे ऊपर इतना हताशा हावी होने लगी थी, मेरा व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ने लगा था। तो वो मैं ये महसूस करता हूँ जैसे अजीज़ साहब पे है, तो अजीज़ साहब पे लिखने में मुझे बोलने का अंदाज बदल गया मेरा, फ़र्क पड़ता है जिस कैरेक्टर को आप करते हैं या लिखते हैं उस पर, उसका कुछ ना कुछ अंश अपने में आता है। अच्छा सर, ये जैसे कि उपन्यास कृतियों पर या साहित्यिक कृतियों पर जब फिल्में बनती हैं, तो एक जब साहित्यकार लिखता है तो उस लेखन का अपना कुछ वो मालिक होता है, उसके एक एक शब्द अपने होते हैं। और जब कोई फिल्मकार उस पर, उसकी कृति पर फिल्म बनाना चाहता है, तो वो उसके साहित्यिक कृतियों को कुछ बदलता है। हाँ। लेकिन ये साहित्यकार समझौता नहीं करता कि नहीं हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि प्रेमचंद, कई फिल्में लिखी, बाद में छोड़ कर आ गए, अमृतलाल नागर और भी कई साहित्यकार हैं, उन्होंने समझौता नहीं किया। आपके पास इतने पुस्तकें हैं, आने वाले दिनों में इन पर कोई उपन्यास फिल्में बनेंगी, या आप भी पटकथा लेखन में आप इतना काम कर रहे हैं और आपके पास अच्छी तैयारी है, तो उस तरह का समझौता आप करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक करना पड़ेगा समझौता, और करना भी चाहिए, क्योंकि फिल्म एक अलग विधा है और पुस्तक लेखन एक अलग विधा है। और फिल्मों में थोड़ा उसको ड्रामेटिक रूप दिया जाता है कि एक प्रेजेंटेशन का अलग तरीका है, मॉसेस का रहता है, उसको प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रहता है, तो वो थोड़ा इस ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और करेंगे उसको। लेकिन जो मूल आत्मा है उसकी कैरेक्टर की, वो ख़त्म ना हो, इसका तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ये इतनी पुस्तकें हमारी देशभक्तियों पर है और फिल्में भी बनी है खूब, तो जब फिल्में बनती हैं और पुस्तकें, किसका असर ज़्यादा दिमाग पर होता है? प्रेरणा कौन सी फिल्में देती हैं या पुस्तकें देती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि फिल्में जो हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं, आज के ज़माने में प्रिंट मीडिया का दौर घट रहा है, पुस्तकें कम लोगों तक पहुँच पा रही हैं, किताबें, लेखक बड़ी मेहनत से किताबें लिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि वो किताबें आम पाठकों तक पहुँचती नहीं हैं। लेकिन फिल्में जो हैं अगर बनती हैं तो उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो निश्चित है कि उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा रहता है लेखन के साथ। इसलिए अच्छी कृतियों पर अगर फिल्में बनती हैं तो लेखक और जो फिल्मकार हैं दोनों का उसमें नाम होगा और सार्थकता रहेगी उसकी। अच्छा, ऐसा भी कई बार हुआ है कि सर आपने पुस्तक लिखना शुरू की, तो पता लगा 50-100 पेज या 25 पेज लिख दिए, समझ में नहीं आया, सब फाड़ दिए, ऐसा किसी पुस्तक के साथ हुआ है? या फिर नए सिरे से शुरू किया उसको लिखना? नहीं, मेरे लिखने का ये अंदाज़ है, मैं लिखना ही चालू तब करता हूँ जब मेरे को मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और मेरी दिमाग में सीक्वेंस बन जाती है उसकी, मैं उसके बाद ही लिखना चालू करता हूँ। इसलिए मेरा लिखने में ये स्थिति है कि मुझे शोध करने में करीबन जैसे आपने देखा बटुकेश्वर दत्त, इस पर मुझे शोध कार्य करने में, पूरे देश में जाने में और सब पूरी सामग्री जुटाने में 3 साल लगे, लेकिन किताब लिखने में मुझे 6 महीने लगे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका था कि मुझे उस सामग्री में कैसे डालना है। अभी जैसे मैं किताब अभी मेरी नई आने वाली है फरवरी में, जी किशन लाल, हॉकी के ओलंपियन, जो महू के महान ओलंपियन रहे हॉकी के, और सन 1948 में भारत ने लंदन में पहली बार जब गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का, तो वो कैप्टन थे, और अक्षय कुमार की फिल्म द गोल्ड भी आई थी उन पर। तो मैं उन पर एक किताब लिख रहा हूँ। उस किताब में पहले मैं वही रिसर्च मैंने काफ़ी की है, उसके बाद मैं उसको अभी 60% कंप्लीट कर लिया हूँ, और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती मैं उसको लेखन को सुधारता हूँ, मैं उसमें नई चीज़ें इंसर्ट करता हूँ, उसका वे ऑफ राइटिंग बदल देता हूँ अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। लेकिन पूरा तो खैर नहीं नष्ट होता, कुछ हिस्सा ज़रूर चेंज करना पड़ता है अगर कंटिन्यूटी में अगर उस ठीक नहीं बैठता है तो भाषा बदलते हैं या लेखन शैली? भाषा बदलना पड़ती है, लेखन शैली भी कई बार बदलना पड़ती है, दोनों ही चीज़ें करना पड़ती है जी। नए विचार जो आते हैं, हाँ बिल्कुल, नए विचार, नई सामग्री आ जाती है तो उसको डालना पड़ता है। आपके लोकप्रिय लेखक साहित्यकार कौन है?
मुझे हमेशा प्रेमचंद जी बड़े अट्रैक्ट करते रहे हैं लेखक के रूप में। बड़े शरद चंद हुए, प्रेमचंद जी पुराने हमारे लेखक थे, ये बड़े महानकार थे। और अगर अपन फिल्मों उसके हिसाब से देखें तो मुझे शैलेंद्र जी हमेशा अट्रैक्ट करते रहे। उनके गीत में एक अनोखापन था, क्रांतिकारी व्यक्तित्व था उनका। तो इस टाइप के जो लेखक जो मौलिक लेखन करते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, मुझे हमेशा पसंद आते हैं। अच्छा, आपने पटकथा में भी कुछ किया है, तो आने वाले दिनों में मैं अभी उसमें तैयारी कर रहा हूँ, करूँगा मैं उसमें भविष्य में पटकथा लिखूंगा और डायलॉग भी लिखने की कोशिश करूँगा। पटकथा भी बहुत कठिन हाँ, काम बहुत होता है। कठिन काम है। अभी तो मेरी उस पर अध्ययन चल रहा है। अध्ययन चल रहा है। अच्छा, कुछ कहानियाँ वगैरह तैयार है कि कुछ आगे? कुछ कहानी है मेरे पास हैं, उनको डेवलप करूँगा फिल्म के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से। ये गीत भी लिख रहे हैं कुछ? नहीं, गीत में मेरा रुझान नहीं है जी। मेरा विधा नहीं है वो, सिर्फ गद्य में? बस है गद्य में। गद्य में। जी। तो आने वाली पुस्तक का आपने जिक्र किया ना जी। वो किस विषय पर है? हॉकी के ओलंपियन जी किशन लाल पर है वो। जी। अच्छा, उस पर। वो भी, उनका भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहा। लाइफ इतनी महान ओलंपियन रहे, देश में पूरा नाम था, और आज ये स्थिति की महू में उनकी बहू घर के बाहर झाड़ू रख के बेच रही है। उनका बेटा जो है 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है किसी प्राइवेट स्कूल में। बड़ी गरीबी में इतना महान खिलाड़ी रहा, उसके परिवार मुफलिसी में है आज। आपको ये संग्रह करने का जो अपनी धरोहर है जी, इसको कब से ये शौक बचपन से था? बचपन से मुझे शौक था कि बचपन में से मुझे सिक्के और डाक टिकट संग्रह का शौक था। और धीरे धीरे मैं पुरातत्व में मेरा बड़ा रुझान था कि मैं किले जाता था, नदी नाले, पुरानी चीज़ों में बड़ा अट्रैक्शन था। तो मैं जाता था तो मुझे चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि खुद भी कलेक्ट करना चाहिए। तो इस पर भी एक पुस्तक आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं इसमें खुद ही विद्यार्थी हूँ। अभी मेरे पास अभी संकलन रोज कुछ ना कुछ बढ़ता है, हर महीने 1-2 चीज़ें आती हैं। तो वो बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन अभी मेरा इसमें तो होने दीजिए थोड़ा और अध्ययन। तो मैं ये पुरातत्व की चीज़ें मैंने है मेरे पास, आप देखेंगे कि मेरे पास पुरातत्व में पेपर वर्क भी है, स्टोन वर्क भी है, मेटल वर्क भी है, और बाकी जो नई चीज़ें भी आ रही हैं वो भी चीज़ें मैं पुरानी होती जा रही हैं उनको रख रहा हूँ मैं। तो इसमें कई बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे ताम्रयुग की कुल्हाड़ी का फल है, करीब वो 3000 साल पुराना है। स्टोन एज का जो था उसके मेरे पास हथियार हैं, कुछ काफ़ी पुराने हैं, करीब 5 से 7 हज़ार साल पुराने हैं। अभी जर्मनी से मेरे ब्रदर लेके आए जैसे ये इसको, तो ये एक मिनट खोलता हूँ। ये जैसे ये लेके आए हैं जर्मनी से, वो ये जो है एक दुर्लभ मछली है, उसका ये इसका दांत है, ये इसका फॉसिल बन गया है। और जर्मनी से इसको लेके आए हैं 20 यूरो में मेरे लिए। अच्छा, आपको संगीत के प्रति भी बहुत गहरी रुचि है और अच्छा उसमें अध्ययन है, जैसे कि अनूप जलोटा जी और कई गायक आपके बारे में बताते हैं कि अनिल जी से हमें मिले तो बहुत अच्छा लगा। तो ये संगीत की रुचि बचपन से रही है? हाँ, मुझे अच्छा संगीत, मेलोडियस संगीत सुनना हमेशा पसंद रहा है। और गाने का शौक है? नहीं, गाने का तो नहीं है मुझे। अच्छा। क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं है उस लेवल की। अच्छा। लेकिन मुझे सुनने का शौक है, हमेशा मैं पुराने गीत सुनता हूँ। अच्छे गीत, गज़ल अभी भी जो आते हैं उनको मैं सुनता हूँ। अच्छे कलाकार हैं भी आज भी हमारे पास। आज भी? बिल्कुल सुनते हैं। हाँ, आज भी सुनता हूँ, नए कलाकारों को भी सुनता हूँ। ये पुस्तक सर, ये अपनी धरोहर, इसके बारे में तो आना चाहिए सर। जी, ये पुस्तक तो मेरा ये मानना है कि जो पुस्तकें हैं इनका प्रभाव स्थायी रहता है। स्थायी रहता है। जो आज के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे पढ़ते हैं, क्योंकि उसी पे किताब मिल जाती है, उसी पे छोटी कहानियाँ सब कुछ मिल जाती हैं। वो ठीक है, उसका भी होना चाहिए उपयोग। लेकिन जो ये इस टाइप की किताबें हैं, इनको अगर हम संग्रह करके रखेंगे तो आज हमारे काम आ रही, कल किसी और काम आएगी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगी। तो ये बहुत विरासत है हमारे संस्कृति की, इतिहास की विरासत है। इनको तो हमें हमेशा रखना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। पुस्तकें देखने का हाँ, अलग ही है। हर बार मैं एक किताब को मैं यदि 20 बार भी पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार कोई ना कोई नया दृष्टिकोण मिलता है उससे। किताबों की अलग ही दुनिया है। क्या बात है। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं कि आपकी जल्द जल्द फिल्म आए, कोई आपकी पटकथा हो किसी फिल्म में, या OTT पर कोई कार्यक्रम। बिल्कुल आएगा सर। थैंक यू सर।